नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में जहां आप सीखेंगे कुछ नया। तो दोस्तों, आई थिंक आप सब ये तो सोचते ही होंगे कि शेयर मार्केट में पैसा लगाया जाए और मोटा पैसा छापा जाए, लेकिन आप क्या ये इतना आसान है जितना दिखता है? तो दोस्तों, कभी ना कभी आप लोगों में से दोस्तों के बताने पर आपने किसी ना किसी स्टॉक्स में पैसे लगा दिए होंगे। बट बिलीव मी, जब मार्केट में करेक्शन आता है या फिर मार्केट के सेंटिमेंट खराब होते हैं तो अच्छे अच्छे स्टॉक्स काफ़ी नीचे तक आ जाते हैं। तो ऐसे टाइम पे आप क्या उन स्टॉक्स को होल्ड कर पाएंगे? क्योंकि जब तक हमें कंपनी पर ट्रस्ट नहीं है, कन्विक्शन नहीं है, ऐसे में हम उन स्टॉक्स को होल्ड नहीं कर पाएंगे और जो आपका मोटा पैसा कमाने का इरादा था वो वहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की, जिसमें मैं स्टॉक से कुछ फंडामेंटल्स को कवर करने वाला हूँ, जिन्हें रीड कर कर आप ये पता लगा सकते हैं कि ये एक अच्छा स्टॉक है या नहीं, और उस पर अपना कन्विक्शन या ट्रस्ट ला सकते हैं, ताकि आप फ्यूचर में एक अच्छा फाइनेंशियल डिसीजन ले पाएँ। ओके, तो आप मेरी इस स्क्रीन पर एक स्टॉक देख पा रहे होंगे। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का स्टॉक है, काफ़ी वेल नोन स्टॉक है। तो यहाँ पे आप थोड़ा नीचे आ जाएंगे तो यहाँ आप देखेंगे काफ़ी सारे पैरामीटर्स दिए हुए हैं, जैसे मार्केट कैप, आरओई, स्टॉक पी, ईपीएस, डेट टू इक्विटी। तो हम इन्हीं पैरामीटर को डिटेल में देखने वाले हैं और ये जानेंगे कि इन पैरामीटर्स को यूज़ करके हम कैसे इस स्टॉक को कम्प्लीटली रीड कर सकते हैं। मार्केट कैप के बारे में यदि आपको ज़्यादा डिटेल में जानना हो तो आई बटन पर क्लिक करके मेरा पिछला वीडियो ज़रूर देखिएगा, जहाँ पर हम ये क्लियरली बताया है मैंने कि मार्केट के कैप के बेसिस पे ऐसे हम स्टॉक्स को डिवाइड करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं ईपीएस, अर्निंग पर शेयर क्या होता है। तो अर्निंग पर शेयर अगर आप देखेंगे, नाम से ही ये इंडिकेट कर रहा है कि एक सिंगल स्टॉक कंपनी को इस सिंगल स्टॉक से कितनी अर्निंग हो रही है इन्वेस्टर्स को। ओके, तो ईपीएस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, दिस इज़ अ ब्रॉडर फार्मूला। अगर आप बिल्कुल माइन्यूट लेवल पे जाएंगे तो इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें की होती हैं, लेकिन समझने के लिए ऊपर ऊपर से तो आप देखिए, कंपनी का नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग कॉमन शेयर, मतलब मार्केट में उस कंपनी के कितने शेयर्स अवेलेबल हैं। ओके, तो अगर आप ये फॉर्मूला लगाते हैं तो आपको उस कंपनी का ईपीएस पता चल जाएगा। सेकंड चीज, ईपीएस से हम क्या देखते हैं? ईपीएस बेसिकली उस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी दिखाता है कि कंपनी कितना प्रॉफिटेबल है। जितना ज़्यादा कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही होगी उतना ईपीएस हाई होगा। ओके, थर्ड, जो मैंने अभी बताया, हायर द ईपीएस मोर प्रॉफिटेबल इट इज़। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है। और एक चीज़ हमें ईपीएस के केस में ध्यान रखनी चाहिए कि कोई हमें कभी पूछता है कि कितना ईपीएस अच्छा होता है, किसी का 100 है, 50 है, तो देखिए जितना हाई हो उतना अच्छा है, बट इसका इसका कोई पैरामीटर नहीं है कि इतना ही होना चाहिए। बट बेसिकली जो हमें देखना होता है वो ये देखना होता है कि एवरी ईयर कंपनी का ईपीएस इंक्रीज हो रहा है या नहीं। कंपनी का ईपीएस इंक्रीज होना चाहिए, जिससे ये पता चलता है कि कंपनी पैसा जनरेट कर रही है और पैसा कमा रही है। ओके, तो चलिए इस केस में हमने देखा था टाटा कंसल्टेंसी के सर्विस के केस में, अभी करंट ईपीएस इसका 102 है। तो हमें जब भी इस स्टॉक का या फिर किसी भी स्टॉक का हम एनालिसिस करेंगे तो हम इसके पास्ट ईपीएस भी देखेंगे। जैसे आप अगर नीचे आएंगे यहाँ पे तो आप देखेंगे कि ये देखिए 2010 से डाटा यहाँ पे 2021 तक का डाटा है, और आप यहाँ देखेंगे तो ईपीएस इसका कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। ओके, कंटिन्यूसली 86, 87, 83, 67, सो ये ईयर ऑन ईयर इंक्रीज होता जा रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। तो हमको ईपीएस को ऐसे देखना है। ओके, सेकंड इम्पॉर्टेंट पैरामीटर जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी माना जाता है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। अब ये प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या होता है? ओके, प्राइस टू अर्निंग रेशियो बेसिकली ये दिखाता है कि कंपनी की मार्केट में क्या वैल्यूएशन है। क्या ये कंपनी एक ओवर वैल्यूड कंपनी है, क्या ये कंपनी एक अंडर वैल्यूड कंपनी है? अभी ये ओवर वैल्यू अंडर वैल्यू भी हम समझेंगे। तो बेसिकली पीई का जो ये पी बाई ई रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, मार्केट वैल्यू ऑफ अ सिंगल शेयर। जैसे टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के केस में अभी उसका 3500 के करीब एक शेयर की प्राइस, आप उस एक शेयर की प्राइस यहाँ लिखेंगे, और अभी जो हमने पिछले स्टेप में अर्निंग पर शेयर देखा था वो अर्निंग पर शेयर यहाँ पे लिखेंगे, और जो आपको वैल्यू मिलेगी दैट इज़ द प्राइस टू अर्निंग रेशियो। अभी ये प्राइस टू अर्निंग रेशियो को से हम किसी स्टॉक को कैसे एनालाइज करें? तो बेसिकली क्या होता है, पी रेशियो की भी कोई डिफाइंड वैल्यू नहीं है कि इसका पी इतना होना चाहिए या फिर इतना कम होना चाहिए, इतना ज़्यादा होना चाहिए। जनरली हम क्या करते हैं, उस कंपनी के पीई को
उस कंपनी के कॉम्पिटिटर से कंपेयर करते हैं, या फिर उस कंपनी के इंडस्ट्री, जैसे टीसीएस है वो एक आईटी कंपनी है, तो हम ओवरऑल आईटी का पीई देखेंगे और टीसीएस के पीई से कंपेयर करेंगे, या फिर टीसीएस के जो कॉम्पिटिटर्स हैं, हम इन्फोसिस, विप्रो, टेक महिंद्रा, इनसे इसके पीई को कंपेयर करेंगे और ये पता करेंगे कि मार्केट में ये अंडर वैल्यू है या ओवर वैल्यू है या फेयरली वैल्यू है। ओके, अब जो हमने बात की थी ओवर वैल्यू अंडर वैल्यू, जितना पीई उसके इंडस्ट्री के पीई से ज़्यादा होगा वो कंपनी उतना ज़्यादा ओवर वैल्यूड होगी। कहने मतलब मार्केट को उस कंपनी से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, और अगर कंपनी ने उस वे में परफॉर्म नहीं किया तो उसमें काफ़ी बड़ा करेक्शन भी आता है। सिमिलरली अगर पीई इंडस्ट्री से काफ़ी ज़्यादा कम है तो वो एक अंडर वैल्यूड कंपनी है, और अगर कोई एक अंडर वैल्यूड कंपनी है जो बहुत आगे जाके बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, और अगर आप उसको अर्ली स्टेज में ढूंढ के इन्वेस्ट करते हैं तो वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल भी हो सकता है। ओके, तो जैसा मैंने बताया लोअर पीई मीन्स इट्स अंडर वैल्यूड। ओके, तो चलिए अब हम आ गए हैं अपनी स्टॉक की स्क्रीन पे। अभी अगर आप यहाँ आते हैं तो टीसीएस का अगर आप पीई देखते हैं, दिस इज़ अराउंड 36.1, और अगर मैं इसको इसके इंडस्ट्री से कंपेयर करूँ विच इज़ 35.9, तो अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट ये अपने इंडस्ट्री के पीई से सेम है, तो दिस इज़ फेयरली वैल्यू। आप इसको कह सकते हैं कि ना तो ये ज़्यादा ओवर वैल्यूड है और ना तो अंडर वैल्यूड है, ये अपनी अभी एक फेयर वैल्यू पे चल रहा है, तो इसका पीई है वो एक फेयर वैल्यूड पीई है। अभी कभी कभी आप देखेंगे कोई कुछ कंपनी मिड कैप स्टॉक्स होंगे जो आईटी के होंगे, वो उनके पीई 60, 70, 80 पे ट्रेंड हो रहे होंगे, मतलब तो वो बेसिकली इसलिए है क्योंकि मार्केट ने उनको हाई वैल्यू दे रखी है, उनसे एक्सपेक्टेशन मार्केट को ज़्यादा है। ओके, और कुछ की बहुत कम होगी तो बिकॉज मार्केट को उनसे कोई खास एक्सपेक्टेशन है नहीं, तो उनकी पीई काफ़ी नीचे है। तो आपको बेसिकली ये देखना है कि आप एक हाइयर पीई कंपनी में अगर कभी इन्वेस्ट कर रहे हैं, कंपनी अपने 52 वीक हाई या फिर हाईस पे चल रही है, तब इन्वेस्ट नहीं करना है उसको। हमेशा जब कंपनी में बड़ा करेक्शन आता है उस टाइम ही लेना है, क्योंकि ऑलरेडी उसका पीई काफ़ी हाई है। ओके, पीई में मैं आपको एक बात बताना भूल गया, एक पॉइंट और है कि अगर कोई कंपनी है जिसका कोई पीई नहीं दिख रहा आपको, आप जब उसका एनालिसिस कर रहे हैं उसमें आपको उसकी पीई रेशियो नहीं दिख रही है, दैट मीन्स वो कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी है। तो ऐसे में हमें उस कंपनी से तो वैसे दूर ही रहना है, बट जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन कि ऐसी कंपनियों का कोई पीई नहीं होता। तो चलिए इसको एक एग्जांपल से दिखा देता हूँ मैं। तो ये आ गया हूँ मैं अपनी स्टॉक की स्क्रीन पर, और यहाँ पर मैं ओपन करता हूँ एक हम सबका प्यारा शेयर पेटीएम। तो आप देखिए इसका पीई सेक्शन खाली है क्योंकि इसका कोई पीई है ही नहीं, इट इज़ अ लॉस मेकिंग कंपनी। अगर आप नीचे आते हैं तो आप देखिए इसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, एवरी ईयर दिस कंपनी इज मेकिंग लॉसेज ओनली। तो ऐसे में ऐसी कंपनियों का कुछ पीई नहीं होता है। ओके, तो करंट रेशियो पे बात करते हैं, डेट टू इक्विटी रेशियो। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है डी बाई ई रेशियो देखना किसी भी कंपनी का। तो बेसिकली इससे हम क्या देखते हैं, चलिए वो जानते हैं। तो डी बाई ई रेशियो आपको क्या बताती है कि कंपनी के ऊपर कंपनी ने कितना लोन लिया हुआ है। लेट सपोज कंपनी ने कुछ लोन लिया हुआ है और कंपनी उस लोन को कैसे पे कर सकती है, वो आपको पता चलता है उसकी कैपेबिलिटी। बेसिकली इन शॉर्ट अगर आप देखोगे तो कंपनी की कैपेबिलिटी टू पे इट्स लोन। तो अगर आप इसको एज अ फॉर्मूला देखते हो तो टोटल लाइबिलिटीज बाय टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी। अभी कैसे होता है ये शेयर होल्डर इक्विटी क्या होता है, जैसे कंपनी के टोटल इक्विटीज़ क्या होती है, टोटल असेट माइनस लाइबिलिटीज़। ओके, सो मतलब कंपनी के जितने भी असेट है उसमें से उसकी लाइबिलिटीज़ माइनस करते हैं तो शेयर होल्डर इक्विटीज आती है। तो अगर आप कंपनी की टोटल लाइबिलिटी मीन्स कंपनी के ऊपर जितना भी उधार है, लोन है, वो सब अगर शेयर होल्डर इक्विटी से डिवाइड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कंपनी की कैपेबिलिटी कितनी है लोन्स को पे करने की। अगर मैं छोटा सा एग्जांपल दे के बताऊं, जैसे मेरे पास मेरे एक रिज़र्व सेक्शन है उसमें 100 रुपये, और मेरे पास करीब करीब 50 रुपये का लोन है मेरे ऊपर। तो अगर आप 50 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो आप देख सकते हैं मैं इजीली अपने लोन को पे कर सकता हूँ। तो इसे बोलते हैं हम डेट बाय इक्विटी रेशियो। तो जैसे मैंने बताया कि दिस रेशियो शोज द कैपेबिलिटी ऑफ कंपनी टू रीपे लोन्स और डेट। ओके, इसमें हमें ये ध्यान रखना होता है बेसिकली कि अगर डी बाई ई रेशियो जितना ज़्यादा होगा, इसका मीनिंग यही कंपनी उतना ज़्यादा लोन ले रही है और कंपनी के पास उतना रिजर्व या फिर इक्विटी भी नहीं है कि वो लोन को पे कर सके। तो जिन भी कंपनी का डी बाई ई रेशियो ज़्यादा होता है, थोड़ा सा हमें वहाँ पे कॉशियस होना चाहिए कि भाई यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, या फिर उसको मॉनिटर करें थोड़ा टाइम तक, उसके बाद उसमें इन्वेस्ट करें, या फिर उसको थोड़ा वॉच लिस्ट में ही लगा के रखें, डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं करना है उसमें। जनरली अब इस केस में क्या होता है कि डी बाई ई अगर आपका 1 से नीचे है
दैट मीन्स कि कंपनी अपने लोन्स और डेट को इजीली पे कर पा रही है। तो डी बाई ई अगर 1 से नीचे है तो हम उसे गुड इन्वेस्टमेंट कंसिडर करते हैं। बट यहाँ पे थोड़े से एक्सेप्शन भी होते हैं कि बैंकिंग सेक्टर और एनबीएफसी सेक्टर की जो कंपनीज होती है जनरली उन पे काफ़ी ह्यूज अमाउंट का लोन होता है, तो उनको हम इससे, ये जो लास्ट पॉइंट है कि 1 से नीचे होना चाहिए, वो उसके एक्सेप्शंस में आते हैं। ओके, चलिए इसका भी हम एग्जांपल देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ आता हूँ, अगर आप इसका डेट टू इक्विटी रेशियो देखते हैं टीसीएस का, तो आपको दिखता है 0.08, मीनिंग 1 से ये बहुत ज़्यादा नीचे। कंपनी अपने डेट और लोन को बहुत इजीली पे कर सकती है। तो हमने देखा कि डी बाई ई रेशियो जितना कम हो, 1 से जितना नीचे हो, उतना ज़्यादा अच्छा है। एंड एक और चीज़, अगर आप इसको नोटिस करेंगे, अगर कंपनी के लिए ईयर ऑन ईयर कि हर ईयर डी बाई ई रेशियो कम होता जा रहा है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि कंपनी इजीली लोन्स को पे कर रही है अपने पास जितना भी सरप्लस और रिजर्व्स है उससे। तो ये कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात है। तो चलिए अगले इंपॉर्टेंट रेशियो की तरफ बढ़ते हैं, जिसे हम बोलते हैं बुक वैल्यू पर शेयर। अब ये बुक वैल्यू पर शेयर क्या होती है? बुक वैल्यू का अगर आप फॉर्मूला देखेंगे तो वो होता है टोटल असेट माइनस टोटल लाइबिलिटीज़। तो मतलब अगर कंपनी के टोटल जितने भी असेट हैं, मतलब असेट जो भी, मतलब कंपनी के पास कंप्यूटर है, इक्विपमेंट है, गाड़ियाँ हैं, कैश है, लैंड है, बिल्डिंग है, ये सब असेट होता है। उसमें से लाइबिलिटीज़ मीन्स कंपनी के ऊपर कितना उधार है, कितना लोन है, अगर वो माइनस कर देते तो कंपनी की एक बुक वैल्यू आती है। ओके, और अगर उस बुक वैल्यू को हम टोटल जितने भी कंपनी के मार्केट में आउटस्टैंडिंग शेयर्स है उससे डिवाइड कर देते हैं तो एक शेयर की बुक वैल्यू आ जाती है। तो इसलिए हम बोलते हैं बुक वैल्यू पर शेयर। ओके, अब बुक वैल्यू, ये जो वैल्यू होती है ये निकाली जाती है एज पर कंपनी के करंट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, जैसे बेस्ड ऑन देयर बैलेंस शीट, पीएनएल, इन सबको देख के कंपनी की बुक वैल्यू निकाली जाती है। ओके, तो चलिए इसे अब एक हम एग्जांपल समझते हैं। यही हमारा शेयर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। अगर आप यहाँ पे आके देखेंगे इसकी बुक वैल्यू पर शेयर, ये आपको दिखती है 262। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, आप पूछेंगे 262 क्या है? तो देखिए क्या होता है, सपोज़ कीजिए आज ये कंपनी बंद हो जाती है। ओके, तो इसको क्या करना होगा, अपने शेयर होल्डर्स, जो भी जिन भी लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया हो उसका पैसा रिटर्न करना होगा। तो उस केस में इसके एक शेयर की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 262। और अगर आप देखेंगे करंट मार्केट में इसकी जो वैल्यू चल रही है शेयर की 3673। तो ये अपनी बुक वैल्यू से बहुत ज़्यादा हाई पे ट्रेड कर रहा है। तो बेसिकली होता क्या है, जनरली कंपनीज अपने बुक वैल्यू से हायर पे ही ट्रेड करती है क्योंकि मार्केट फ्यूचर ग्रोथ को देखता है। दिस बुक वैल्यू इज एज पर इज करंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जैसा हमने अभी देखा था कि करंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बेसिस पे निकलती है, बट मार्केट हमेशा फ्यूचर देख के चलता है। तो इसकी बुक वैल्यू से जो इसकी करंट प्राइस है एक शेयर की काफ़ी ज़्यादा है। ओके, तो ये भी आपको देखना होता है जब भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो कि ये नॉर्मली आपको ये बताता है कि कितने हायर वैल्यू पे शेयर ट्रेड कर रहा है, बट ये गैप जितना कम हो उतना ज़्यादा अच्छा है। तो चलिए नेक्स्ट रेशियो पे आते हैं, इंपॉर्टेंट रेशियो जो प्राइस टू बुक वैल्यू। अब ये एसोसिएटेड है हमारी पिछली रेशियो से ही, कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं वो देखते हैं। सो पी बाई बी एक्चुअली क्या होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो मार्केट प्राइस पर शेयर बाय बुक वैल्यू। जो बुक वैल्यू अभी हमने पिछले रेशियो में देखी थी, निकाली थी, उस बुक वैल्यू से करंट जो मार्केट शेयर की प्राइस है उसको आप डिवाइड करेंगे तो आपको पी बाई बी वैल्यू मिल जाएगी। अभी पी बाई बी वैल्यू जितना कम हो उतना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपका जो करंट शेयर प्राइस है वो आपकी बुक वैल्यू से उतने ही कम गैप पे ट्रेड कर रहा है। तो आप उसको एक सही टाइम पे अगर आइडेंटिफाई करते हैं अपनी बुक वैल्यू, शेयर प्राइस बुक वैल्यू के जितना पास में है तो वो उतना अच्छा इन्वेस्टमेंट माना जाता है। तो जैसे अभी बताया मैंने, लोअर द पी बाई बी रेशियो इज कंसिडर्ड एज अ गुड। ओके, और इस अब इतना लोअर होना चाहिए, जैसे किसी सपोज कीजिए कि कोई शेयर की बुक वैल्यू 100 है और वो 500 पे ट्रेड कर रहा है, किसी दूसरे की 50 है बुक वैल्यू और वो 200 पे ट्रेड कर रहा है, तो आप कैसे कंपेयर करेंगे? क्योंकि मार्केट हमेशा ग्रोथ देख के चलता है स्टॉक की, और हमेशा हर स्टॉक का प्राइस उसकी बुक वैल्यू से ज़्यादा ही होने वाला है। तो एक्चुअली इसे हम कंपेयर करते हैं उस स्टॉक के कॉम्पिटिटर से या फिर मार्केट से, इंडस्ट्री से। ओके, कि अगर मैं जैसे टीसीएस एक आईटी कंपनी, अगर मैं दूसरी आईटी कंपनी की पी बाई बी रेशियो देखूँ तो वो और टीसीएस में कितना डिफरेंस है, कितने हाई पे ये ट्रेड कर रहा है, इससे आपको पता चलता है। ओके, तो चलिए इसको देखते हैं हम एक एग्जांपल से। तो एग्जांपल पे हमें अगेन आ जाते हैं टीसीएस के स्टॉक पे। अब यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ पी बाई बी वैल्यू इसकी, आप देखेंगे तो
दिस इज प्राइस टू बुक वैल्यू 14 है इसकी। ओके, और अगर 14 मीन्स कि ये स्टॉक अपने बुक वैल्यू के 14 टाइम्स पे ट्रेड हो रहा है। जैसे बुक वैल्यू हमने देखा था 262, अब 262 को आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे 14 से आपको एग्जैक्टली ये मिल जाएगा। ओके, तो ये अपने 14 टाइम्स बुक वैल्यू से ज़्यादा पे ट्रेड कर रहा है। बट क्या ये अच्छा है या बुरा है, कैसे पता चलेगा? इसे हम कंपेयर करेंगे इसे इंडस्ट्री से। तो अगर आप देखेंगे इंडस्ट्री में जितनी भी कंपनियां हैं वो अपनी बुक वैल्यू से 9 टाइम्स पे ट्रेड कर रही हैं। तो बेसिकली ये एक ऑन हायर साइड है। तो आप जब भी इसमें इन्वेस्ट करो तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हम जब ये स्टॉक हाई पे हो तब इसमें इन्वेस्ट ना करें। ओके, तो ऐसे P/V वैल्यू को एनालाइज किया जाता है। चलिए, तो अब देखते हैं हम अपनी नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट रेशियो। तो बेसिकली रिटर्न ऑन इक्विटी, जिसको आप बोल सकते हैं कि अगर आपने उस कंपनी में कितना इन्वेस्ट किया है तो वो मार्केट में कितना रिटर्न जनरेट कर पा रही है उस इक्विटी पे। ओके, तो इसका अगर आप बेसिकली फॉर्मूला देखेंगे तो नेट प्रॉफिट, कंपनी का टोटल प्रॉफिट बाय टोटल इक्विटी। इक्विटी मैंने आपको बताया था कंपनी के टोटल असेट माइनस टोटल लाइबिलिटी। तो और जो नेट प्रॉफिट होता है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट, मतलब कंपनी ने जितना पैसा कमाया उसमें से टैक्स वेस जो गवर्नमेंट को पे किया उसके बाद जो प्रॉफिट होता है वो नेट प्रॉफिट लेना है आपको। तो नेट प्रॉफिट बाय जो कंपनी की इक्विटी है आप उससे डिवाइड करते हैं तो आपको रिटर्न ऑन इक्विटी मिल जाता है। ओके, जो अभी मैंने आपको बताया टोटल असेट माइनस टोटल डेट दैट इज लाइबिलिटी इज द इक्विटी। देन अब ये बेसिकली दिखाता क्या है, जो मैंने आपको बताया कि कंपनी कितना प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है शेयर होल्डर्स के मनी से। जो आपने इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया है उससे कंपनी मार्केट में आगे कितना पैसा जनरेट कर पा रही है। ओके, जनरली अब इसका एक फैक्टर देखा जाता है कि 15% से ऊपर अगर किसी कंपनी का ROE है तो उसे अच्छा ही कंसिडर किया जाता है। बट बेसिकली यहाँ पे भी कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे बैंकिंग सेक्टर हो गया या फिर कुछ एक सेक्टर हो गए जहाँ पे ज़्यादा मनी का फ्यूज़न चाहिए होता है। तो उस केस में वहाँ पे ये वैल्यू कम भी हो सकती है एंड स्टिल दोज आर गुड इन्वेस्टमेंट। तो इस पे आपको हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है कि बस इतना ही होना चाहिए। बट जनरली इन जनरल अगर आप देखते हैं किसी और कंपनीज़ का तो ये 15 से ऊपर है तो अच्छा कंसिडर किया जाता है। तो चलिए अब आ जाते हैं अपने स्टॉक के स्क्रीन पर। तो अगर मैं यहाँ पे TCS का ROE देखता हूँ तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो ये अराउंड 39-40% है, विच इज़ वे वे हायर देन 15। तो आप देखेंगे कि कंपनी बहुत अच्छे से आपके इन्वेस्टमेंट से मार्केट में रिटर्न जनरेट कर पा रही है। बेसिकली होता क्या है, आप इसको ऐसे लेके चल सकते हैं कि आपने बैंक में FD कराई तो बैंक आपको बोलता है 5% इंटरेस्ट दूंगा। तो उसी तरह अगर आप यहाँ पे पैसा डालते हो तो आपको 30% का रिटर्न मिल रहा है। इट इज़ नॉट एग्जैक्टली स्टॉक 30% 40% देगा, बट कंपनी इतना जनरेट कर पा रही है तो इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट। ओके।